हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। एक बार मैं बता देता हूं आपको कि एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का जो एग्जाम होता है उसका जो भी प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, जो मतलब नोटिफिकेशन से लेकर जो एंड तक, जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लेते हैं तब तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने फेज में एग्जाम होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या होता है, उन सबको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। मैंने जो नवंबर 2020 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेडिकल में मेरा ग्रीन कार्ड है। अभी पीएसएल नहीं आई है, आप सबको पता होगा। 30 अप्रैल को पीएसएल आने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक, उस सबको मैं आपको बताऊंगा और ज्वाइनिंग तक आपको पूरा बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम्स होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम का फॉर्म भरा है इसके, या फिर जो भी सोच रहे हैं इसका एग्जाम फ्यूचर में देने के लिए, उन सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर न्यू है आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है नोटिफिकेशन आने से एग्जाम के। तो इस एग्जाम जो है ये 2 बार कंडक्ट होता है साल में। पहले एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है आपकी जनवरी मंथ में और एग्जाम होता है आपका मार्च मंथ में। और जो साल में दूसरा एग्जाम होता है उसकी नोटिफिकेशन आपकी जुलाई से अगस्त मंथ के बीच में आती है और जो एग्जाम है वो सितंबर मंथ में होता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इस एग्जाम को अगर फिल करना चाहते हैं तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। और अगर आप 2 एग्जाम होते हैं जैसे एक्स और वाई, चाहे तो आप एक्स के लिए अप्लाई करें। अगर आप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी होने चाहिए 12th में। पहला है फिजिक्स, दूसरा है मैथ्स और तीसरा है इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट आपके अगर हैं तभी आप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप वाई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप एक्स के लिए एलिजिबल हैं तो। क्योंकि जो वाई के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक ही है, आप पे इंग्लिश होनी चाहिए। सिर्फ आप पे अगर इंग्लिश है तो आप वाई पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप पे केमिस्ट्री भी है और मैथ्स भी है और फिजिक्स भी है। तो आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक्स वाई बोथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में अलग से क्वालिफिकेशन है कि इंग्लिश में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। और आपके टोटल एग्रीगेट जो मार्क्स बन रहे हैं वो भी 50% होने चाहिए और इंग्लिश में अलग से 50 होने चाहिए। बाकी किसी मार्क्स में 50 से कम है, बाकी सब्जेक्ट में 50 मार्क्स से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल जो परसेंटेज बननी चाहिए वो भी 50% बननी चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर कोई कैंडिडेट अभी 11th या 12th में है तो इस बात का ध्यान रखें कि इंग्लिश में उसे 50 मार्क्स है जो मिनिमम वो स्कोर करने हैं, ताकि वो फ्यूचर में जाके इस एग्जाम का फॉर्म दे सके, भर सके और एग्जाम दे सके। ठीक है, तो ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी इसकी 17 से 20 साल के बीच में है। ये एक रफ आइडिया है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हर बार जब नोटिफिकेशन आता है तो 1-2 मंथ आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। जो रफ है वो 17 से 20 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो कई कैंडिडेट डाउट होता है, अगर मेरा बायो है सिर्फ या फिर कोई और सब्जेक्ट है, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप कॉमर्स से, आर्ट्स से थे या फिर साइंस से थे, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। वाई ग्रुप के लिए सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बस आपके पास होनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश के लिए जो है कंपलसरी है, उसमें 50% मार्क्स हो आपके, मतलब 100 नंबर का एग्जाम था तो 50 नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज 17 से 20 के बीच में। तो ये सब होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए इस एग्जाम को। इसके बाद आपका बताया मैंने, नोटिफिकेशन आने से 2 मंथ्स का गैप मिलता है आपको मिनिमम। 2 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम होता है फेज 1, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। एक कंप्यूटर बेस्ड मतलब है कि आपका पेन पेपर मोड पे नहीं होगा, आपका कंप्यूटर एक डेस्कटॉप मिलेगा आपको, उसमें बैठ के आपको आंसर टिक करने होंगे। ठीक है, एक रफ शीट मिलती है, आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कि एक रफ शीट और एक पेन मिलता है आपको, वहां पे सॉल्व करके देख लीजिए आप कि क्या आपका जो भी आपका कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और आपको कंप्यूटर पे टिक करना है ऑप्शन को। ठीक है, तो बात करते हैं एग्जाम कैसे होता है। एग्जाम में देखिए, अगर आप एक्स ग्रुप पर दे रहे हैं तो आपके 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा फिजिक्स, दूसरा मैथ्स और तीसरा इंग्लिश का। जो फिजिक्स का पेपर होगा उसमें 25 क्वेश्चन होंगे और आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा। मैथ्स के पेपर में भी सेम आपको 25 मिनट मिलेंगे और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिजिक्स और मैथ्स में 25-25 क्वेश्चन होंगे और जो इंग्लिश है उसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे और सबके लिए आपको इक्वल 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, अब वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, ठीक है, और 20 मिनट मिलेंगे आपको। सेकंड होगा आपका रागा का जो पेपर होता है उसमें आपको 25 मिनट मिलते हैं, 30 क्वेश्चन करने होते हैं। रागा के अंदर बेसिकली क्या आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है और जनरल नॉलेज आता है। ये 3 पार्ट होते हैं रागा के अंदर। ठीक है, तो और आपको सबकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस करनी होगी। अगर आप सोचे कि कट ऑफ मान लीजिए 35 नंबर गई है और आपके 9 नंबर आए इंग्लिश में और बाकी आप 30 नंबर ले आए, मान लीजिए 30 नंबर की थी आपकी रागा, आप 30 से 30 ले आए मान लीजिए रागा में, लेकिन आपके इंग्लिश में 9 नंबर आए हैं, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 39 नंबर लाने के बाद भी। क्योंकि हर जो सेक्शन है, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो या इंग्लिश हो या फिर रागा हो,
सब में आपको मिनिमम 10 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। अगर आप 10 से कम नंबर स्कोर करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम 10 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन रागा में क्या क्राइटेरिया है, रागा में आपको मिनिमम 15 लाने पड़ेंगे। बाकी सारे सेक्शन में आपको 10-10 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम, लेकिन रागा क्योंकि 30 नंबर का एग्जाम होता है ये, तो आपको इसमें मिनिमम 15 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए सेक्शनल कट ऑफ। उसके बाद जो मेन कट ऑफ है वो होगी, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आपको सिलेबस पता होगा। सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सिलेबस का। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा वो। तो ये सब तो था एग्जाम के बारे में, एग्जाम में क्या क्या होता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है, आप ध्यान रखिएगा। आप इसमें मतलब ये कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हर करेक्ट क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा और हर इनकरेक्ट क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4 मार्क्स जो है आपके वो कट जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जिन पे हमें 100% है कि ये सही होगा क्वेश्चन, उसी को टिक करना है। इसके बाद आपका 15 से 20 दिन बाद, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। वैसे 20 दिन दिया जाता है बोलते हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो जल्दी रिजल्ट देते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाता है। और वहां से रिजल्ट जिस दिन आता है उसी दिन आपका जो फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो भी डिक्लेयर हो जाता है। फेज 2 का एडमिट कार्ड साथ में ही आ जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको वहीं से। स्टार CASB की साइट है जो, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी कट ऑफ गई उसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका फेज 2 का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। और एडमिट कार्ड में जो डेट होती है फेज 2 की, वो रिजल्ट से लगभग 1 मंथ का गैप आपको मान लीजिए मिल जाता है फेज 2 होने तक के बीच में। तो आपको आप बात करेंगे एग्जाम होने से फेज 2 के बीच में जो गैप होता है वो लगभग 2 महीने का होता है। 2 महीने से कम ही होगा, 2 महीने से ज्यादा गैप नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस कितना फास्ट है एयरफोर्स का। तो पेपर हुआ, रिजल्ट भी आ जाएगा 2 महीने के बीच में, और फेज 2 भी हो जाएगा आपका 2 महीने के अंदर। तो फेज 2 में आपका क्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं अच्छे से। तो फेज 2 में आपका पहले होता है PFT, क्या होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल में आपके 3 चीजें होंगी, सॉरी 4 चीजें होती है फिजिकल में। पहला आपका होता है 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर की रनिंग, जिसको आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 6 मिनट 30 सेकंड आपको मिलेंगे, ठीक है। आप कोशिश करके क्या जाए यहाँ से, अगर आप जाते हैं फेज 2 में तो आप कोशिश करेंगे आपकी 6:15 6:10 के बीच में आपकी रनिंग कंप्लीट हो रही हो, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग होते हैं, कभी कभी टेंशन भी हो जाती है, या फिर ज्यादा भीड़ हुई तो आप पीछे रह गए, शुरुआत में काट नहीं पाए लोगों को, तो भी तो आप कोशिश करके जाए यहाँ से 6:15 10 के बीच में आपकी रनिंग आ रही हो। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। उसके बाद जो भी क्वालिफाई करेंगे बच्चे उसको, उनका होगा PFT 2। PFT 2 में आपकी 3 चीजें होती हैं, स्क्वाट्स, सिटअप्स और पुशअप्स। सब कुछ आपको पहले जो वहां पे एयरफोर्स के लोग होते हैं वो करके दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे कर रहा है, क्या सही पोस्चर होगा, क्या गलत पोस्चर होगा, सब करके दिखाते हैं। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से केयर करते हैं वो लोग और अच्छे से बताते हैं। कोई ऐसा जल्दी नहीं करते या फिर डांटते वाटते नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताते हैं। तो फर्स्ट आपका पुशअप्स होगा। पुशअप्स कितने होंगी आपकी? 10 पुशअप्स होंगी, ठीक है। कोई होल्ड नहीं कराते, आराम से कराते हैं, इतनी जल्दी भी नहीं कि आप फास्ट करके रुक जाए, थोड़ा सा मतलब गैप देते हैं, इतना नहीं, मतलब 1 सेकंड लगा सकते हैं, 1 सेकंड बस, 2 सेकंड ज्यादा, इससे ज्यादा होल्ड नहीं करवाते। 10 पुशअप्स, उसके बाद 10 स्क्वाट्स, स्क्वाट मतलब उठक बैठक, और 10 सिटअप्स, क्या मतलब आपको हाथ सीधे करके पैर को छूना होता है लेट के, 10 सिटअप्स होते हैं आपकी, और स्क्वाट्स आपके 20 होते हैं, 20 होते हैं स्क्वाट्स, ठीक है। तो ये 3 होती है PFT 2 में चीजें जो इसको क्वालिफाई करते हैं। मेनली सारे बच्चे क्रॉस कर जाते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाते। किसी बच्चे का मान लीजिए कमर में दिक्कत है, वो यूं टेढ़ा ही जा रहा है बिल्कुल ही, या फिर स्क्वाट्स में बैठ ही नहीं पा रहा है ढंग से, तो उनको वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। वरना दूसरा चांस आपको जरूर दिया जाता है PFT 2 में। रनिंग में 2 चांस नहीं मिलते, लेकिन PFT 2 में अगर आपकी दिक्कत आ रही है तो आपको साइड में खड़ा कर देंगे, फिर दोबारा आपको बुला के फिर से करवाएंगे अकेले में, ताकि आप कर पाए तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाए। अगर आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा गैप मिलता है PFT 2 के बाद, और उसके बाद आपका क्या होता है, आपका होता है 81 टेस्ट, अडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1, जिसके अंदर होता है आपका SRT, साइकोलॉजिकल रीजनिंग टेस्ट। ये रीजनिंग के इसमें 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। बाकी आपके साइकोलॉजिकल रीजनिंग, जैसे मैं बोलूं आपको, आप रोड पे जा रहे थे, आपको एक पर्स पड़ा हुआ मिला, आपने पर्स उठाया, तो आप पर्स का क्या करेंगे? उसमें 4 ऑप्शन है, आप रख लेंगे, आप पुलिस को दे देंगे, आप उसके घर पे जाएंगे जिस आदमी का था, अगर आपको पता मिला उसके अंदर, और आप उसको दे के आएंगे, या ऐसे ही ऑप्शन होंगे। तो आपको अपनी रीजनिंग के हिसाब से बताना है, साइकोलॉजी के हिसाब से, कि आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। सारे ऑप्शन उसमें बोला जाता है कि करेक्ट है, आपको कोई एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो आपको ध्यान इसमें एक चीज रखनी होती है कि जो आपको OMR शीट मिलती है, OMR शीट में दिखता है ना आपको, डार्क करना होता है, यहाँ पे आपको दिख जाएगी OMR शीट कैसी होती है, उसे फिल अच्छे से करना है, उसे बिल्कुल गंदा नहीं करना। एक क्वेश्चन के 2 आंसर टिक नहीं करने, क्योंकि अगर वो बिल्कुल भी गलत हो, क्योंकि वो लोग चेक तो करते नहीं उस क्वेश्चन शीट को, वो सीधा उसे कंप्यूटर में डालते हैं और स्कैन कर देते हैं OMR स्कैनर से,
और जो भी आंसर रिजल्ट आता है वो आपको पता चल जाता है। सारे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए और विद इन अ टाइम होने चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करा या कोई भी क्वेश्चन के 2 ऑप्शन टिक कर दी तो आप सिंपली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बस ध्यान देने वाला है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान होता है बच्चों जैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें एग्जाम में। बस आपको ध्यान रखना है ओएमआर शीट गंदी ना हो और आपको थोड़ा पॉजिटिव रह के आंसर इसमें मार्क करने हैं बस, ठीक है। तो 81 का रिजल्ट मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद आ जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है, बीच में डॉक्यूमेंटेशन चलते रहते हैं। उसके बाद आपका जीडी होता है सीधा। जीडी में आपका क्या होता है, जीडी में आपके 15 बच्चे होते हैं, सामने आपके 2 सर होंगे मिनिमम, हाँ 2 सर तो होते ही हैं, कोई भी हो सकता है वहां के विंग कमांडर हो या फिर कोई और ऑफिसर हो वहां का, वो बैठे होंगे सामने। वो आपको बोलेंगे 15 बच्चे जो यूं मतलब एक हाफ सर्कल में बैठते हैं, बीच में सर्कल एक्स पड़ा होगा, वो बैठे होंगे। तो बोलेंगे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो अपने आप को, अपने बारे में बता दो, माय नेम इज समथिंग है ना, आई एम हिज फ्रॉम, ये सब बता दो अपना। 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप को बताओ और 30 सेकंड के अंदर जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दो। तो टोटल आपको 1 मिनट मिलता है, चाहे आप 40 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन दो और 20 सेकंड में बता दें या फिर कितना भी उसको डिवाइड कर लीजिए। लेकिन 1 मिनट के बाद अब आपको स्टॉप कर देंगे। हमारे सेंटर पे तो ये होता है 1 मिनट बाद स्टॉप कर दिया जाता है हर बच्चे को कि अब आप नहीं बोलेंगे, अब दूसरे की बारी आ गई, ठीक है। तो इसमें आपका इंग्लिश इतनी नहीं देखी जाती, मेन देखा जाता है आपका कॉन्फिडेंस है नहीं है। आप सबके बीच में बैठ के डर तो नहीं रहे, अपने हाथ तो नहीं चला रहे, आप कुछ भी ऐसी एक्टिंग कर रहे हो आप जो उनको गलत लगे, तो वो नहीं करनी। बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है, एकदम काम रह के अच्छे से बोलना है वहां पे। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रामेटिकल रूल्स चेक नहीं किए जाते, कोई बिल्कुल सर ने बिल्कुल कोई किसी को नहीं बोलते कि आपने ग्रामर गलत बोली, बस आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए वहां पे। आप ये डरे ना कि वहां पे कि डर जाए, आप सिचुएशन को हैंडल ना कर पाए, आप अपने नीचे देख के बोल रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। और इंग्लिश को अभी से ही अच्छा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है इस एग्जाम का मेन पार्ट है। चाहे आप फेज 1 में देखें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन अलग से 20 मिनट में, या फिर आप फेज 2 में देखें, इंग्लिश का ज्यादा रोल होता है इस एग्जाम में। तो इंग्लिश को थोड़ा अच्छा करना आपको चाहिए अगर आप सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फेज 2 हो गया। तो इसके बाद आपका जो भी है मेन, आपको मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, उसमें डेट मिल जाती है। लगभग फेज 2 के बाद फेज 3 के बीच में, फेज 3 जिसमें मेडिकल होता है, उसमें लगभग 1 मंथ का गैप, 1 महीने का गैप आपको मिल जाता है। तो आप उसके बाद आप जाएंगे जो भी आपका रिस्पेक्टिव सेंटर पड़ा हो जहां पे आपका मेडिकल होना है, वहां पे आप जाएंगे। अब बात करते हैं मेडिकल में क्या क्या होता है। मेडिकल में आप जाएंगे तो मेडिकल में आपका बेसिक सब कुछ चेक होता है, ठीक है। मेडिकल में जो भी आपके आंखें, कान, नाक या आपका बेसिक पोस्चर है वो सब चेक होगा, और हाइट, वेट सब कुछ मेजर किया जाएगा। तो मिनिमम जो हाइट है वो आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी हाइट कम है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा नहीं दी गई, 152 अप्रॉक्स 152.5 शायद दी गई है, तो काफी कम हाइट है। बेसिकली सब लोग 152 से ऊपर ही हाइट होती है, ठीक है। तो सब चीजों को देख लीजिएगा। वहां पे जो भी होता है मेडिकल में वो पूरा मैं एक वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जो मेरा मेडिकल हुआ था उसका मैं पूरा आपको एक ब्रीफ में वीडियो बता चुका हूँ पूरी अच्छे से, कि क्या क्या होता है, एक एक पॉइंट क्या क्या चेक होता है, सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है, पूरा अच्छे से डिफाइन कर चुका हूँ। तो आप उस वीडियो देख सकते हैं अगर आपको मेडिकल का देखना है तो। अब बात करते हैं आगे मेडिकल के बाद क्या होता है। मेडिकल में जो भी बच्चों फेल होते हैं, क्योंकि 2 दिन मेडिकल चलता है, दूसरे दिन बताते हैं कि आपको ग्रीन कार्ड मिला है, रेड कार्ड मिला है। बच्चों को अलग कर दिया, जिनको रेड कार्ड मिला, जिनको ग्रीन कार्ड मिला उनको अलग कर देते हैं। ग्रीन कार्ड वालों को देके घर भेज देते हैं, और रेड कार्ड वालों को जो भी वहां पे भरना होता है, एक बैंक में जाके चालान भरना होता है, उसके बाद उन्हें दिया जाता है रीमेडिकल की डेट। रीमेडिकल की डेट मेडिकल से लगभग 1 मंथ के बाद होती है, 1 महीने का टाइम दिया जाता है। जो भी आप में प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपको जिस भी चीज का पॉइंट मिला, चाहे वो आंख का मिला, कान का मिला, उसे सही करा के आए, अगर वो सही हो सकता है तो। और जो दूसरा आपको सेंटर अपॉइंट किया जाता है, दूसरा सेंटर बुलाया जाता है वहां से रीमेडिकल के लिए, उस पर जाए, ठीक है। तो रीमेडिकल में आपका चेक होगा दोबारा, जो भी चीज आप में थी तो आप उसको कर सकते हैं, चाहे ऑपरेशन करवाना है, छोटी मोटी बात हो, आपको दांत कम थे, दांत लगवाने हो, तो आप कर सकते हैं आराम से रीमेडिकल क्रॉस। अगर आपकी ज्यादा सीरियस दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही ज्यादा दिक्कत हो, अगर बिल्कुल सही नहीं हो सकती वो, तो आपका चांस होता है। वरना रीमेडिकल में लोग ज्यादातर क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे साथ क्वालिफाई किया था, उसका रीमेडिकल आया था, उसके 3 पॉइंट मिले थे उसको, और तीनों क्लियर हो गए थे इजीली, ठीक है। तो रीमेडिकल ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, अगर आपको रीमेडिकल मिल जाता है तो इजीली क्वालिफाई किया जा सकता है रीमेडिकल को। मेडिकल और रीमेडिकल फेज 3 में जो होते हैं उनको क्रॉस करने के बाद आपके लास्ट स्टेप्स आ जाते हैं। तो लास्ट में जो आपको होता है वो होता है PSL, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। यहाँ प्रोविजनल मतलब समझिए आप टेम्पररी होता है। तो मतलब इस लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट के नाम है वो लोग श्योर नहीं हो सकते कि वो लोग अब ट्रेनिंग पे जाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक और लिस्ट आती है जिसे कहते हैं इनरोलमेंट लिस्ट। उसमें जिस भी कैंडिडेट का नाम है वो एकदम श्योर हो सकता है कि हाँ मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूं, ठीक है। तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट कब कब आती है, देखिए
जो भी एग्जाम मार्च मंथ में होते हैं, जो पहला एग्जाम होता है साल का एयरफोर्स का, उनकी जो लिस्ट आती है वो 31 अक्टूबर को आती है, और उसके जस्ट 2 मंथ बाद, जैसे 31 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, 10 दिसंबर को आपकी आ जाएगी इनरोलमेंट लिस्ट इन कैंडिडेट्स की, ठीक है। और जो सितंबर में मंथ में जो एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम साल का एयरफोर्स का, उसकी जो लिस्ट आती है इन कौन सी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो आती है 30 अप्रैल को। जैसे कि मेरे एग्जाम जो हुआ था वो सेकंड वाले में हुआ था, उसकी लिस्ट आनी थी किसमें, 30 अप्रैल में, लेकिन वो पोस्टपोन हो गई 31 मई को। उसके बाद जो उनकी फाइनल लिस्ट है, जो एनरोलमेंट लिस्ट, वो आएगी जून में, अप्रैल के बाद मई जून, 10 जून को उनकी लिस्ट आएगी एनरोलमेंट लिस्ट। तो एनरोलमेंट लिस्ट और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में क्या फर्क है देख लेते हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में थोड़ी बहुत कट ऑफ बढ़ने का चांस होता है, 34 जैसे 33 नंबर मान लीजिए फेस वन के बाद आपकी कट ऑफ थी एग्जाम की, उसके बाद आपकी जब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई उसमें कट ऑफ 34 या 35 नंबर जा सकती है, ठीक है। वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं मैं। तो 34-35 नंबर जिसने भी क्रॉस किए, 34 नंबर से जिसके भी नंबर ऊपर थे, मान लीजिए 34 नंबर पीएससी में कट ऑफ गई, उस नंबर से जिसके भी ज्यादा थे, उतने नंबर थे, 34 नंबर थे, उन सबका नाम उस लिस्ट में होगा, चाहे वो मेडिकल फिट हो या अनफिट हो, सबका नाम होगा उसमें, ठीक है। जिन्होंने भी क्वालिफाई करी उसको, उसका नाम होगा। अब जब एनरोलमेंट लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है कि आपकी कट ऑफ बढ़ जाए, ठीक है, 0.25 नंबर से बढ़ जाए या 0.5 नंबर से बढ़ जाए, या फिर कभी कभी होता है कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट बढ़ जाती है तो एनरोलमेंट नहीं बढ़ती, या फिर प्रोविजनल में नंबर नहीं बढ़ते तो एनरोलमेंट जाके नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन एनरोलमेंट के बाद क्या होता है, आप एकदम श्योर हो सकते हैं एनरोलमेंट जिस बच्चे का नाम है कि वो कंफर्म अब ट्रेनिंग पर जाएगा। अब एनरोलमेंट में नाम आने के बाद आपका लास्ट स्टेप रह जाता है क्या, कॉल लेटर आना। एनरोलमेंट लिस्ट के 1 मंथ के बाद लगभग आपका कॉल लेटर आ जाता है, और कॉल लेटर में डेट होगी कब आपको जिस भी एएससी में आपने जाके फिजिकल दिया था, उसी एएससी में आपको जाके रिपोर्ट कब करना है वो सब आपको लिखा होगा। 5 दिन का लगभग ड्यूरेशन होता है, एएससी में जाना पड़ता है ज्वाइनिंग से पहले, और वहां पे आपका जो बेसिक मेडिकल टेस्ट है वो पूरा होगा। वो लोग यही चेक करेंगे, ज्यादा जैसे पहले मेडिकल होता है वैसा मेडिकल बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल हल्का मेडिकल होना है। जैसे चेक कर लिया कि आपके हाथ पैर तो नहीं टूटे कहीं से, क्योंकि हो सकता है कई बच्चे मेडिकल देने के बाद काफी टाइम होता है, कम से कम 3 से 4 मंथ का गैप होता है, कभी उसके हाथ पैर टूट गया, कोई प्लास्टर लेके जा रहा है कोई, तो वो क्या है कि वो जो भी ट्रेनिंग होने वाली है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो कर नहीं पाएगा वहां पे, तो उसका फायदा क्या उसको लेने का, तो वहां से उसे निकाल जाएगा। तो आपको मेडिकल देने का अगर आपके नंबर अच्छे हैं, मान लीजिए 2 से 3 नंबर भी ऊपर है आपके कट ऑफ से, जब फेज 1 की कट ऑफ आई थी, तो आप श्योर हो सकते हैं एक बार को कि हाँ चांस है मेरे सिलेक्शन में। लेकिन आपके 4 नंबर तक ऊपर है, 4 से 5 नंबर ऊपर है, तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 नंबर मैं मानता हूँ कि बहुत होते हैं, अगर फेज 1 में आपके इससे इतने हैं ऊपर नंबर कट ऑफ से तो बहुत है, तो आप श्योर हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिए कि आपका कुछ भी दिक्कत ना आए शरीर में, कहीं पे टूटे वूटे ना, आप कुछ भी दिक्कत ना हो जिस टाइम आप वहां पे रिपोर्ट करने जाए, ठीक है। नहीं आपको बुखार होना चाहिए, बुखार से भी मैंने सुना है निकाल देते हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। बेसिक होता है जो भी मेडिकल होता है वहां पे, बेसिक आपका सही होना चाहिए शरीर का, आप इस लायक होनी चाहिए कि आप ट्रेनिंग कर सकें, बस यही सब देखा जाता है वहां पे, कोई ज्यादा खास मेडिकल नहीं होता। तो यही सब था प्रोसेस, ये लास्ट प्रोसेस था। इसके बाद बस आपको जो भी आपको भेजा जाए जहाँ ट्रेनिंग के लिए, 3 जगह होती है, बेलगांव का नाम ज्यादा चलता है लेकिन 3 जगह होते हैं, नलिया और तीसरा नाम आप पता नहीं, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो 3 जगह होते हैं, बेलगांव और नलिया तो कंफर्म है, तीसरे का नाम अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा है। तो इन 3 जगहों पे भेजा जाता है। एक्स और वाई वाले जो भी हैं कैंडिडेट्स, कोई फर्क नहीं है, तीनों स्टेप में उन सबका सेम होता है, बस आपका एग्जाम अलग होता है। एक्स वाले वाई वाले सब एक साथ चलते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे पीएसएल हो, चाहे एनरोलमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग में जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो एक्स ग्रुप का हो, वाई ग्रुप का हो। बाद में सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, जो भी आपको सर्विस अलॉट हुई है, जो भी आपको अलॉट हुआ है, जिस भी आप फील्ड में गए हो, उस फील्ड की ट्रेनिंग अलग अलग जगह अलग अलग होती है, तो आपको उसके बाद अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका चलता है सब, बाकी जो ट्रेनिंग के 6 मंथ है वहां तक सब एक ही साथ रहते हैं, एक्स हो या वाई हो, तो सारा प्रोसेस सारे दोनों एग्जाम वालों के लिए बिल्कुल सेम है। तो यही सब था, तो आई होप मैंने सब कुछ बता दिया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ सभी कमेंट्स का जवाब, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो सब कुछ हो गया होगा। अगर आपको लगता है कोई चीज रह गई है, फिर मुझे उसके ऊपर बनानी चाहिए वीडियो, आपका डाउट क्लियर करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, आगे किस टॉपिक पे आपको अभी वीडियो की जरूरत है, तो आप वो बिल्कुल फ्रीली बता सकते हैं मुझे कमेंट में। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।